कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूँ इस वक्त फुट ओवर ब्रिज पे केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन स्टेशन के। अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो इसलिए जब मैं आया तो मैंने सोचा कि पहले पहुंच जाते ब्रिज पे एटलीस्ट। और एस्केलेटर भी नहीं चल रहा था तो ही चढ़ के आना पड़ा है। तो एस्केलेटर है लेकिन आज कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं तो भाई नहीं चल रहा है। हमारी ट्रेन पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस 2018 में शुरू की गई थी। आज मेरी जर्नी बेंगलुरु से कल्याण तक है। उदयपुर में नहीं जाने की सोचा क्योंकि उसकी दो वजह थी। पहली बात तो उदयपुर जाना नहीं था, और दूसरी बात उदयपुर के लिए मुझे लगता है कि सही टाइमिंग नहीं है अराइवल के लिए भाई। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बीच रात में पहुंचती है तो वो थोड़ा मुझे ऑड लगता है। खास बात आपको बताऊं, इस ट्रेन के स्टॉप्स काफ़ी कम हैं। बेंगलुरु से बैठेंगे और हुबली के बीच में सिर्फ एक ऑफिशियल हॉल्ट है। तो यानी कि 500 से भी कम किलोमीटर का सफ़र है वो, लेकिन स्टॉप सिर्फ एक ही ऑफिशियल है, वो है दावनगिरी। आई होप मैंने सही कहा। रन अच्छा है नहीं है वो तो मैं एक्सप्लोर करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। इस बात से एक बेनिफिट ये भी उठता है कि भाई अगर आप इसमें बुकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाए। ऑफ सीज़न में तो जनरली आराम से आपको सीट्स मिल जाएगी। मैंने लास्ट मोमेंट पे एक्चुअली टिकट लिया था। एक्चुअली लास्ट मोमेंट क्या बोलना चाहिए, 3 दिन पहले लिया था। वेटिंग था अच्छा खासा, ऑलमोस्ट लाइक 46 ऐसे वेटिंग था। लास्ट मोमेंट पे कंफर्म हो गया। लग तो रहा था नहीं होगा क्योंकि मुझे कल्याण तक जाना है तो काफ़ी लंबा हिस्सा है जर्नी का, लेकिन फॉर्चुनेटली हो गया। तो अगर आपकी जर्नी मैसूर या बेंगलुरु से कल्याण पुणे ऐसे कुछ है तो मोस्ट प्रोबेबली टिकट कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप वडोदरा रतलाम ऐसे कहीं जा रहे हैं तो चांसेस है कि ना हो, क्योंकि इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बीच में भी है, जैसे कि पुणे से सूरत वडोदरा रतलाम के लिए। तो अगर आप लॉन्ग जर्नी करें मैसूर बेंगलुरु से रतलाम तक तो चांसेस है कि अगर आपका वेटिंग ज़्यादा है, फेस्टिवल टाइम है, छुट्टी टाइम है, तो शायद आरएसी रह जाए। वरना जनरली टिकट आसानी से इसमें मिल जाता है। हम सफ़र के कोचेज़ है, 16 कोचेज़ हैं, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आइए पहले पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 या 9 या 10 जिस पे भी आएगी। इंडिकेटर पे ये भी नहीं लगा रखा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। ये तो मेरा जजमेंट है क्योंकि हमारी ट्रेन यशवंतपुर साइड से होते हुए तुमकुर होते हुए जाएगी। तो जनरली वो जो रूट ट्रेन लेती है जो हुबली की तरफ जाती है वो मोस्टली हायर एंड ऑफ द नंबर, यानी कि 1 to 10 प्लेटफॉर्म है शायद, तो उसमें 6 7 8 9 10 ऐसे वाले प्लेटफॉर्म से छूटती है। तो मुझे लग रहा है 8 पे मोस्टली आती है। अब 8 9 10 किस पे आती है वो देखते हैं और फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें हम सफ़र की प्राइसिंग देने के बावजूद हम सफ़र का तो कोई फीचर मिलेगा ही नहीं। और मैं एक गारंटी कह सकता हूँ कि शायद ही किसी को याद हो कि जब हम सफ़र ऑफिशियल्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो क्या क्या वादे किए गए थे, और आजकल कुछ भी नहीं है, खाली एक 3 AC कोच है। तो एटलीस्ट सब सीट्स के लिए चार्जिंग पॉइंट है नहीं है, बेसिक सहूलियतें, सफाई कैसी क्या चीज़ है और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, चेकआउट करते हैं। जर्नी है मेरी B4 में। सीट लोअर बर्थ मिली है। अब वो लोअर बर्थ रहती है कि नहीं रहती है, कोई और एक्सचेंज करता है, वो तो आगे सफ़र में ही पता चलेगा। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ और जर्नी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब हमारी ट्रेन केएसआर बेंगलुरु पे अराइव करती, क्योंकि वो मैसूर और उसके आगे वाले स्टॉप से तो निकल चुकी है। तो वो अब थोड़ी देर में मेरे समझ से आना चाहिए।
तो भाई वो था अराइवल डिपार्चर, और भाई सेटलिंग डाउन बहुत लंबा टाइम ले ली, लेकिन ठीक है, सब सेटल डाउन हो गया, सामान रख लिए और मैंने खुद ही सीट एक्सचेंज कर ली, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ बच्चे थे जो मेरे समझ से नीचे बैठ के ज़्यादा इंजॉय करेंगे, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली बर्थ ले ली, अपना सामान भी रख दिया। अभी खाना खाऊंगा, लेकिन पहले आपको यशवंतपुर जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ। होप स्किप करे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है बेंगलुरु का, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स रुकती हैं, स्टार्ट होती है, टर्मिनेट होती है। चलिए उसको चेकआउट करते हैं, फिर खाना कंप्लीट करता हूँ और फिर एंजॉय करते हैं कुछ बाहर के नज़ारे। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई यशवंतपुर आ जाए तो आपको यशवंतपुर दिखाऊं, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। आई थिंक यशवंतपुर के नज़दीक है। खाने के बारे में आपको बता दूँ, खाना तो मैंने खुद का लाया है, क्योंकि स्टेशन पे ही आपको अच्छे चॉइसेस मिल जाएंगे। तो अगर आपको खाना लेना हो बेंगलुरु पे तो आप वहीं से ले लीजिए, बेस्ट है। इसमें पेंट्री कार है, अगर पेंट्री कार से खाना मंगवा रहे हैं तो बिल मांगिए, बिल नहीं दे रहे हैं तो कंप्लेन कर दीजिए 139 पे, ट्विटर हैंडल पे पेंट्री मैनेजर को भी आप बुलवा सकते हो। और अगर आप मैसूर से आ रहे हो या बेंगलुरु से आ रहे हो, बेस्ट ऑप्शन है अपना खाना साथ में लाइए। चलिए आगे यशवंतपुर जंक्शन, उसका स्किप देखते हैं।
बाहर बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है। एक्चुअली एकदम तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी ड्रिजलिंग है, यानी कि बोल सकते हैं हैवी काइंड ऑफ ड्रिजलिंग हो रही है। ये हिस्सा खाली था, मुझे लग रहा है आगे से बुकिंग है तो शायद इसलिए अभी ये खाली है। B5 में हूँ। मैं सोचा आपको कोच का लेआउट बता देता हूँ, क्योंकि इस हमसफ़र एक्सप्रेस में सभी कोचेज़ में प्रेटी मच सेम कोच लेआउट है। मैंने 3-4 चेक कर लिए। कोच लेआउट दिखाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि B6 और B7 दोनों चेयर कार की तरह यूज़ होता है मैसूर से हुबली तक, और हुबली से उसकी एक्चुअली बुकिंग 3AC की स्टार्ट होती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि मैसूर से उस कोच में अलॉट होना, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हुबली से जनरली होता है। और मैसूर से हुबली तक उसे चेयर कार की बुकिंग होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा भी जो बुक किए थे, खाली है सीट्स, लेकिन भाई कुछ होगा डिमांड रेवेन्यू, क्या आइडिया है मुझे नहीं पता। 3AC का कोच और चेयर कार की बुकिंग, तो पता नहीं। अब तो बारिश बहुत ही तेज़ हो गई बाहर। खैर फिलहाल दिखाता हूँ आपको कोच लेआउट, फिर जब बारिश थोड़ी कम होती है तो बाहर के कुछ और स्केप्स क्रॉसिंग्स चेकआउट करेंगे। तो सामने से शुरू करते हैं। वहाँ आप देख सकते हो रीडिंग लाइट दिया है, उधर एक चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर भी 2 चार्जिंग पॉइंट है, फिर मिरर है, सामान रखने का है, और सामने आप देख सकते हो ऊपर भी रीडिंग लाइट दिया हुआ है। और इस तरफ भी आप देखोगे तो रीडिंग लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो इसके पीछे है, और नीचे भी रीडिंग लाइट है, और वहाँ पे भी 2 चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि 6 सीट के बीच में 6 चार्जिंग पॉइंट है। और उस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे भी साइड लोअर में आपको नीचे भी चार्जिंग पॉइंट दिखेगा और ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट दिखेगा, और बोतल होल्डर भी है, और ऊपर भी रीडिंग लाइट दिया हुआ है। कैमरा भी लगा हुआ है, पता नहीं कितना काम कर रहा है। वो जो 2 वेंट के बगल में है वो तो वॉशरूम को इंडिकेटर है, कौन सा यूज़ हो रहा है, वो लाल जल जाना चाहिए। जल रहा है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे डिस्प्ले आता था, वो काम नहीं कर रहा है। और बॉटल होल्डर यहाँ की 6 सीट के लिए इस तरफ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, जैसे कि डिस्प्ले, वो सब नहीं काम कर रहे। खैर एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ मैंने देखा कि जो स्टाफ एटलीस्ट B4 में था, वो बंदा बहुत ही अच्छा था। वो अपफ्रंट आके कहा कि अगर आपको कोई भी लाइनिंग, पिलो कवर, कोई भी चीज़ से इशू हो तो बताएं, वो चेंज करके दे देगा। उसने प्रॉम्प्टली हैंड टॉवल भी दे दिया। बेडिंग भी सबको पहले ही रखी हुई थी, यहाँ पे भी रखी हुई है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेश पिलो कवर भी दिया, तो वो मुझे बहुत सही लगा कि ऐसी सर्विस कोई बंदा दे, और वो भी 3AC में, तो वो बहुत बढ़िया और बहुत रेयर है आजकल इंडियन रेलवे में। तो कुडोस उसको, और भाई जो भी एजेंसी या जिसको भी आउटसोर्स किया ये काम के लिए। तो चलिए, अब ये बारिश जब थोड़ी सी कम होती है तो बाहर के कुछ और सीन्स वो सब एंजॉय करते हैं। तो हम अभी करडी से छूट रहे हैं, और ये एक्चुअली ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है। यहाँ पे हमारी ट्रेन पहली बार रुकी है, और यानी कि बेंगलुरु से चलने के बाद। अब क्यों रुकी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुकी, 1 मिनट रुकी है, और बारिश भी रुक गई है। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स, क्रॉसिंग्स थोड़ा आराम से आपको दिखा सकते हैं। पानी जब बहुत तेज़ आता है तो देखना ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, यहाँ से डिपार्चर तो हो चुका है सो कॉल्ड अनऑफिशियल हॉल्ट से। देखते हैं आगे कैसा रहता है रन हमारा।
तो हम पहुँचे हैं अपने पहले स्टॉप बेंगलुरु के बाद, मैसूर के बाद तीसरा स्टॉप, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं 35 मिनट लेट। रन ऑर्डिनरी था, कुछ खास नहीं था, बहुत जगह तो स्लो चल रही थी, कितनी जगह तो 100 भी नहीं क्लॉक कर रही थी। और जो हमने अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट लिया वो मैंने आपके सामने दिखाया है, वो 3 जगह था, और उससे ज़्यादा तो अनस्केड्यूल्ड नहीं था, लेकिन स्लो बहुत जगह था। तो वही डीले के साथ पहुँचे हैं दावनगिरी, और यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप है हुबली। अब यहाँ से जो हुबली का डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन टाइम अच्छा खासा भी है। तो मुझे उम्मीद है कि हुबली पे तो हमें टाइम पे पहुँचना चाहिए। और जो भी मैंने अभी आपको सीन्स और मुलाकात ट्रेनों से दिखाया है, इसके भी दिखाया, आई होप आपको पसंद आए हो। खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है हुबली के लिए, तो खाना आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। सिंपल रखा है, और मैं आपको प्राइस और क्वांटिटी और सब चीज़ उसकी शेयर करूंगा। मिलता है नहीं मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कैश ऑन डिलीवरी चूज़ किया। मैं हमेशा आपको भी रिकमेंड करूंगा कैश ऑन डिलीवरी ही चूज़ करिएगा, ताकि आप को रिफ़ंड या कोई चीज़ की परेशानी ना उठाना पड़े इन केस डिलीवर नहीं हुआ। खैर अगर मुझे नहीं डिलीवर हुआ तो मेरे पास फ्रूट्स है, तो आप भी कुछ ऐसा बैकअप हमेशा लेके चलिए। पेंट्री कार भी है, अगर आपको चाहिए, नहीं किसी से मंगाना हो तो पेंट्री कार फिर मंगा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है वो लोग रैंडम प्राइसिंग रख रहे हैं, 80 की थाली, 100 की थाली, 150, ऐसे कुछ चल रहा है, और लोग ले भी रहे हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ले रहे हैं। तो जो भी है, बस यही कुछ मामला है। अब मेरे समझ से 2 मिनट तो हो चुके हैं पूरे रुक के। अब ट्रेन चलने वाली है, अब बची शाम एंजॉय करते हैं। फिर बीच रास्ते में ही हुबली, और यहाँ से अंधेरा तो हो जाएगा। जो भी है आपके साथ शेयर करूँगा जब तक की रात नहीं होती है। उसके बाद इंतज़ार करेंगे हुबली का। तो वो था हमारी ट्रेन का रन दावनगिरी से हवेली तक, और काफ़ी अच्छा रन था, काफ़ी अच्छी स्पीड पे ट्रेन चल रही थी। लेकिन अब सनसेट हो गया है, अब काफ़ी अंधेरा है बाहर, तो मैंने सोचा थोड़ा स्नैक्स खा लेते हैं। वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, थोड़ा फ्रेशन अप भी हो गया। और मैंने सोचा आपसे 2 खास बातें शेयर करने की। सबसे पहली खास बात ये है कि ये ट्रेन की रनिंग बहुत ही बेकार है इन टर्म्स ऑफ टोटल रन टाइम। आई मीन ये एक लौती ट्रेन है जो बेंगलुरु से हुबली तक सिर्फ एक स्टॉप ऑफिशियली लेती है, बाकी सब ट्रेन के 3 या उससे ज़्यादा स्टॉप है। कोई भी ट्रेन ऐसी भी नहीं है जो 2 ऑफिशियल हॉल्ट पे हो, तो 3 से ज़्यादा ही है। वंदे भारत से तो मैं कंपैरिजन करूँगा ही नहीं। वंदे भारत तो इससे 2.5 घंटे से भी कम टाइम लेती है। अगर आप जन शताब्दी पकड़ें, जो कि हमने बीच रास्ते में देखी थी, वो 9 स्टॉप पे रुकती है और हमसे 45 मिनट कम लेती है। और हम एक स्टॉप लेते हैं और उससे 45 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं बेंगलुरु से हुबली तक। तो मेरे समझ से मैसूर से 10 बजे छोड़ने के बजाय 11 बजे छोड़ दें, और बेंगलुरु से 1 बजे के, मतलब 12 बजे के बजाय 1 बजे छोड़ दें। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। पीछे जनरेटर चल रहा है, क्योंकि ये डीजल इंजन से पावर्ड है, वो खुद भी डीजल ले रहा है। तो हर हफ्ते 1 घंटा इतना फ्यूल वेस्ट करना, क्या पता यार, कभी तो ऑप्टिमाइज करना। तो ये कुछ मैंने देखा इसके रनिंग के बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। या तो ट्रेन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है तो वो टाइम वेस्ट करती है, और नहीं तो ट्रेन लेट रहती है। वो जो एक्चुअल बीच का मार्क है, यानी कि जिसको बोलना चाहिए ऑन टाइम पंक्चुअलिटी, वो तो मेरे समझ से खाली वंदे भारत और चंद ट्रेनों के लिए है। उसमें भी कुछ हो गया तो ये सब ट्रेन भी क्या ही कहना। नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, एक्सेप्टेड है ये बात है, लेकिन
अब आप ये बताइए कि इसके अंदर 1 घंटे की सेविंग क्यों नहीं हो सकती हमारी ट्रेन की, और अभी भी कहीं खड़ी है, क्योंकि हम अब बिफोर टाइम हो चुके हैं। तो लेट से बिफोर टाइम। खैर, ये थी पहली बात। अब दूसरी खास बात आपको वो भी मैं बता दूं क्या है, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हो सकता है एक एंक्शसनेस हो जाए कि अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आरएसी रह जाएगा, और आरएसी रह जाएगा तो क्या करेंगे। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था पिछली रात को। सुबह सुबह 6 बजे चार्ट बनता है, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर आरएसी रह जाए तो क्या करेंगे, दूसरी ट्रेन लें, बस लें, फ्लाइट लें। फ्लाइट तो बहुत महंगी हो जाती है लास्ट मोमेंट पे। बस भी 2,000 से ऊपर रहती है, और वो भी सीट मिले ना मिले उसका कोई भरोसा नहीं। और हर किसी को बस ज़रूरी नहीं है कंफर्टेबल लगे, क्योंकि रोड है भाई, वो फास्ट है लेकिन हर किसी को नहीं जमती है। तो ये कुछ दिमाग में आ सकती है क्वेश्चंस। तो अगर आपकी सीट वाकई चार्टिंग के बाद आरएसी रह गई तो आप क्या करें। तो मैंने एक चीज़ देखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस ट्रेन में हुबली का बहुत ही अच्छा खासा कोटा दिया है। B5, B6, B7 ऑलमोस्ट हुबली में ही भरता है, यानी कि हुबली का ही कोटा दिया हुआ है, भरता नहीं है जनरली। तो हुबली से पुणे काफ़ी टाइम सीट्स खाली रह सकती हैं, और हुबली से पुणे ही एक्चुअली वो रात का स्ट्रेच है जब आप खाना ना खा के सोने की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको चार्टिंग इसका 4 बजे दिखता है बनते हुए, और आप देखते हैं हुबली से पुणे सीट खाली है और आपकी सीट आरएसी है, बुक कर लीजिए। 1,000 रुपये लगेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सस्ता है, लेकिन अच्छा है अगर आपको रात कंफर्टेबली सोना है। अगर आप फ्रेंड या फैमिली के साथ आरएसी सीट शेयर कर रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ एक ही सीट खरीदना रहेगा अगर आप लोग 2 लोग हैं तो। ये मैंने देखा आज भी, जब डिमांड इतनी ज़्यादा है, ट्रेन में आरएसी भी है, तो भी हुबली से पुणे 55 सीट खाली थी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पुणे से बोर्ड करना रहता है लेकिन हुबली से रिजर्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि पुणे का कोटा बहुत कम है। तो उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको सीट मिल जाती है, और पुणे से आपको सूरत, वडोदरा, रतलाम कहीं पे भी जाना है आप कन्वीनियंटली चले जाए। लेकिन जब आप रिजर्वेशन हुबली से लेते हैं और बोर्डिंग पुणे डालते हैं, तो रेलवे ऑफिशियली हुबली से पुणे की सीट किसी और को अलॉट कर सकता है। तो हो सकता है चार्टिंग के बाद वो भी सीट्स दिखती हो। मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ, चार्टिंग के बाद सीट्स खाली थी। तो मेरी ये सजेशन है, अगर आपको कंफर्टेबली सोना है, आरएसी पे जा रहे हैं, या आरएसी है और वेटिंग भी है साथ में, कोई आपके सीट नहीं दे पा रहा है टीटी, भाई डिमांड ही इतनी ज़्यादा है या नहीं इंटरटेन कर रहा आपको, मत परेशान होइए। 4 बजे चार्ट बनता है हुबली का, चेक कर लीजिए। नेटवर्क इस रूट पे अच्छा है, अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा ही रहा है। बुक कर लीजिए, 1 सीट 2 सीट जैसा भी आपको चाहिए, और आराम से रात को सो जाइएगा। ये कोई इलीगल नहीं है, बस अपना आईडी कैरी करिएगा जिसके लिए भी आप सीट बुक कर रहे हैं, क्योंकि आईडी चेक होगा, टीटी चेक ऑफिशियली कर सकता है। ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, और मेरे समझ से इजीली आप सो जाइए। तो फिर आपको सूरत, वडोदरा या रतलाम कहीं पे भी आगे जाना है तो वापस अपनी आरएसी वाली सीट पे आ जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं। दिन में क्या ही परेशानी, सब तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो ये मेरा सजेशन है। अगर आप उदयपुर तक जा रहे हैं तो फिर दूसरी रात के लिए भी आप परेशान मत होइए। जनरली ट्रेन वडोदरा रतलाम के बाद तो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, काफ़ी सीट्स खाली हो जाती है। तो टीटी आपको जनरली उस टाइम तो दे देगा आराम करने के लिए, नहीं भी देगा तो आप देख के सो जाइएगा, उठाएगा तो उठ के चले जाइएगा। क्या ही कहना। तो जैसे सीट्स वडोदरा रतलाम के बाद उदयपुर तक खाली मिल जाती है। तो ये 2 बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। खाना मिलेगा हुबली पे, मुझे लगता है हम बिफोर टाइम ही हुबली पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं हुबली। और मैं वहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरा बंदा जो खाना लेके आएगा वो कहाँ है, उसको पेमेंट करना रहेगा और फिर खाना रिसीव भी करना रहेगा। तो मैं वो सब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करूँगा, लेकिन हाँ, आपको कोशिश करूँगा कि अराइवल दिखाऊँ और फिर उसके बाद खाना दिखाऊँगा और फिर उसके बाद आराम करूँ। तो फिलहाल देखते हैं हुबली का अराइवल, जो कि मेरे समझ से मोस्ट प्रोबेबली बिफोर टाइम हो जाए, या मे बी एटलीस्ट ऑन टाइम तो हो ही जाना चाहिए। फाइंड आउट करते हैं कब हम हुबली पहुँचते हैं।
तो भाई एकदम टाइम पे आ गया था बंदा। ट्रेन थोड़ा बिफोर टाइम पहुंची थी, 5 मिनट के आसपास, लेकिन फिर भी जब तक मिलता मिलता 8:15 ऑलमोस्ट हो गए थे। अब मैं इसको खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली एक पुलाव टाइप हैदराबादी राइस मंगाया था बेहरूज से, और इसकी कॉस्ट 190 पड़ी थी। एक्चुअली 186 एग्जैक्ट था, टैक्सेस और पैकेजिंग और सब मिला के। तो मैंने सोचा लाइट खाना, बिरयानी भी खाने का कोई ख़ास मन नहीं था, लेकिन खाली पेट नहीं सोना था, तो मैंने सोचा कि यही ठीक रहेगा। दूसरी जो बिरयानी और वो सब ऑप्शंस थे वो 200 या 200 से प्लस थे, तो बोला यही ट्राई करते हैं। तो चलिए अभी मैं खाता हूँ और इसको खा के आपको बताता हूँ कैसी इसकी क्वांटिटी। आप देख सकते हो ओवरऑल तो क्वांटिटी सही लग रही है, लेकिन खा के भी मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट और क्वांटिटी कैसी है। तो मैंने पूरा जो हैदराबादी राइस था वो खा लिया है, और इससे पहले भी मैंने बहरूज की बिरयानी ट्राई किया था वेज वाली, और प्रिटी मच सेम टेस्ट था। और मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा और इकोनॉमिकल ऑप्शन है मेरे समझ से। क्वालिटी तो सही रहना चाहिए। बहरूज की बिरयानी पिछली बार तो बहुत ही अच्छी थी, क्वालिटी में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, और टेस्ट प्रीटी मच सेम है। तो आई थिंक 190 में क्वांटिटी सही था। अगर आप कोई बिरयानी ऐसे मंगाते हो वेज बिरयानी पैंट्री कार ये सबसे, तो वो 80 की 100 बोलते हैं, और उसकी क्वांटिटी आधी भी नहीं रहेगी। मुझे क्वांटिटी परस्पेक्टिव से बहुत बढ़िया लगी। अगर आपको मंगाना हो आप पुबली पे डेफिनेटली मंगा सकते हो। और भी ऑप्शन है जो आपको ठीक लगे, थाली भी मिल सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप मंगवा सकते हो। चलिए अब थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह और देखते हैं कैसे रहती है अपनी पंक्चुअलिटी और ओवरऑल क्या रहता है पुणे पे हमारा अराइवल। अगर पहले उठा और पॉसिबल रहा तो सिंधवाने घाट सेक्शन एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेच है, वो भी अगर पॉसिबल रहा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अब मिलते हैं सुबह, फिलहाल के लिए गुड नाइट। तो वेरी गुड मॉर्निंग, और हम हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास बिफोर टाइम। खैर अभी तो खड़े हैं, तो कितनी देर कम होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी थोड़ी देर में सिंधवाने घाट सेक्शन आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद सोचा है थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक छोटा सा स्ट्रेच पड़ता है, लेकिन वो तो मुझे पक्का पता था कि वो तो अंधेरे में ही निकल जाएगा। और ऊपर से जो इसका रनिंग टाइम, और भाई जिस तरह से स्टॉप्स कम है और टाइम दिया हुआ है, मुझे मालूम था कि वो बिफोर टाइम ही रहेगी ट्रेन। उठा तो मैं करीबन 4:15 के आसपास था, लेकिन फिर थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और फिर थोड़ी सी आँख लग गई लेकिन फॉर्चुनेटली फिर उठ गया एकदम सही टाइम। तो स्लीप कंफर्टेबल थी। ये अभी उठना और जागना हुआ है और सोना हुआ है, वरना रात में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं था। हाँ, कूलिंग थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा थी, तो शायद कोई ऊपर अगर सो रहा हो तो उसको दिक्कत हो सकती है। मैंने ऊपर एक्सचेंज किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक को पैसेंजर थे, उनके साथ 2 बच्चे थे, तो वो सोच रहे थे कि ऊपर मतलब सपोर्ट मिलता है तो ऊपर सो जाए बीच वाली पे, तो हमने थोड़ा सा शफलिंग आउट कर ली, तो मैं साइड लोअर पे आ गया। रात की स्लीप कंफर्टेबल थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ऐसे भी 3 स्टॉप है, तो मुझे पता था कि ज़्यादा तो कोई ऐसा डिस्टर्बेंस होगा नहीं। खैर अब देखते हैं यहाँ से कब हम चलते हैं। अभी 6:30 के थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है, तो दिन तो अभी निकलना अच्छा खासा हो चुका है। तो देखते हैं आगे घाट सेक्शन, और फिर हम कब पहुँचते हैं पुणे। यहाँ से अगर कितना भी टाइम पास करें, अगर कैसे तैसे ही पहुँचाए, तो भी मेरे समझ से लेट तो नहीं पहुँचना चाहिए पुणे पे। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैसूरू से पुणे तक की स्केड्यूलिंग है, चेंज डेफिनेटली कर सकता। मैं कल कह रहा था कि 10 बजे छोड़ने को या 11 बजे छोड़ना चाहिए, ये 12 बजे भी अगर मैसूरू पे छोड़े और पुणे अगर सेम स्टॉप्स रखें और थोड़ी सी प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस अच्छी दे दीजिए, आराम से 8 बजे पहुंच जाएगी। कोई ऐसा दिक्कत है ही नहीं, 2 घंटा स्ट्रेट अवे कम हो सकता। ख़ास तौर से जितना रेलवे ने अभी काम किया है, डबल लाइन हो चुकी काफ़ी जगहों पे, आई थिंक टाइम टेबल ऑप्टिमाइज़ करने की सख्त ज़रूरत है। 2 घंटे का फ्यूल अभी भी आपको पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता सुनाई दे रहा हो, क्योंकि करीबन 5-6 कोच पीछे, लेकिन मैं सुन सकता हूँ जनरेटर चल रहा है। और जनरेटर तो चलेगा क्योंकि हेड ऑन जनरेशन नहीं है, वो जनरली WAP7 और WAP5 में शायद आया, तो इसमें तो डीजल लोकोमोटिव है मैसूरू से उदयपुर तक।
भाई ये है हमारी पैलेस क्वीन हम सफ़र का टाइम टेबल। बिफोर टाइम अच्छा खासा चलती है, और पुणे अगर आप जा रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, पुणे पे जनरली लेट नहीं होगी। और ऐसे भी साउथ ऑफ इंडिया है, तो कर्नाटका से आप महाराष्ट्र के पुणे शहर ही आ रहे हैं, तो फॉग का भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप विंटर में भी ट्रैवल करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेन, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की है, तो मैसूर लेट आएगी, तो फिर वहाँ से भी छूट सकती है, ऐसा भी नहीं है। ये मैसूर एक दिन पहले ही पहुँच जाती है, यानी कि ये वेडनेसडे को ही पहुँच जाती है, और फिर ये थर्सडे को सुबह शुरू होती है। कुछ जानकारी थी अगर आपको पुणे तक जाना। मुझे तो लग रहा है कि कल्याण पे भी टाइम पे रहना चाहिए, लेकिन मैं कल्याण का इसलिए श्योर शॉट नहीं कह सकता क्योंकि करजत के बाद लोकल ट्रेन का मूवमेंट रहता है और वो सुबह का टाइम है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं लोकल ट्रेन को भी। तो वो कैसा रहता है वो तो हम फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल देखते हैं सिंधवाने घाट सेक्शन, और फिर उसके बाद देखते हैं कब हम पहुंचते हैं पुणे।
तो वो था वो घाट सेक्शन का स्ट्रेच जहाँ पे दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट की जा रही है। एक्चुअली वही एक पैच है जो बचा रह गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिजेस बनने बाकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। अभी बन रहा है, मेरे समझ से 1-2 साल और लगेगा कम्प्लीटली कमीशन होने के लिए। और वहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो रेलवे लाइन आती है दौंड से। तो हम एक्चुअली पुणे के आउटर पे हैं और हम बिफोर टाइम है, तो हम तो खड़े ही रहेंगे। अभी शायद कोई ट्रेन पास होने वाली है, तो जो भी रहेगा मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। ये जो बिफोर टाइम का सिलसिला है अब पुणे पे फाइनली एंड हो जाना चाहिए। खैर अगर कल्याण में बिफोर टाइम पहुंच गए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो देखा जाएगा होता है कि नहीं, उम्मीद तो नहीं है मुझे। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो, और फिर उसके बाद पहुंचते हैं पुणे, देखते हैं वहाँ हमारा अराइवल कितने बजे होता है। और पुणे स्टेशन पे जब हम अराइव करेंगे तभी आपको उस स्टेशन की, उस शहर की थोड़ी बहुत जानकारी भी आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद एंजॉय करेंगे कुछ फैंटास्टिक रन। तो मुझे उम्मीद है कि मज़ेदार रहना चाहिए। आ गई है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। थ्री 7658 WAP7 के साथ यशवंतपुर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एक्चुअली पहले ये सुविधा एक्सप्रेस थी, अब ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गई है।
Jaipur Superfast Express. प्लेटफॉर्म नंबर 1 चलने को तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो वो था हमारी ट्रेन का रन पुणे से लोनावाला तक। और मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा शुरू के हिस्से में, यानी कि हाफ ऑफ दी जर्नी पुणे से लोनावाला के बीच की अच्छी नहीं थी, काफ़ी स्लो थी ट्रेन। फिर लेटर ऑन थोड़ा फास्ट थी, तो इसीलिए जो फास्ट और अच्छे स्किप्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे खंडाला,
वहाँ पे सभी ट्रेन रुकती है क्योंकि वो टेक्निकल स्टॉप है। आई थिंक ब्रेक टेस्ट होता है वहाँ पे। अगर आपको पता हो इन डेप्थ की क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और भी लोगों को उससे हेल्प मिल सकती है। तो खंडाला से रुकने के बाद हम इंजॉय करेंगे खंडाला घाट सेक्शन, और फिर नॉन स्टॉप एक्शन रहेगा कल्याण में। मेरे समझ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होना चाहिए। जयपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, आई एम सॉरी, यशवंतपुर जयपुर एक्सप्रेस वो तो काफ़ी आगे है, तो मेरे समझ से उससे तो कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसका कल्याण पे 10:17 का टाइम बता रहा है। ऐसे तो मैंने देखा था तो पता नहीं कैसे IRCTC पे कल्याण की बुकिंग नहीं अलाउड कर रहा था, तो क्या है मामला हो मुझे नहीं पता, शायद मे बी टेक्निकल स्टॉप हो। तो वहाँ पे 10:17 का उसका टाइम बता रहा था और हमारी ट्रेन का 10:47 है। तो भाई काफ़ी डिफरेंस है, जबकि ट्रेन एक के पीछे एक ही पहुँची थी पुणे पे। जो भी है, चलिए अब इंजॉय करते हैं खंडाला घाट सेक्शन, और फिर देखते हैं वहाँ से आगे का नॉन स्टॉप रन। जो भी फास्ट इंटरेस्टिंग स्किप्स रहेंगे, ट्रेन से जो भी मुलाकात होंगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इंजॉय करते हैं पहले खंडाला घाट सेक्शन, और फिर देखते हैं हम कब पहुँचते हैं कल्याण भी है।
तो अब हम पहुंच गए हैं घाटकों पर और अब मैं यहाँ से जाऊँगा अपने काम पे। और अगर आपको मैं जर्नी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जर्नी फैंटास्टिक थी। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, इंजॉयबल और कंफर्टेबल भी थी। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉप कम है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं थी तो वो एक थोड़ा मैं माइनस कह सकता हूँ। कुछ जगहों पे पानी का लीकेज था। ऑनबोर्ड हाउसिंग स्टाफ थे, वो उनको बोलो तो वो क्लीन कर दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि सफाई में कमी थी। और रहा सवाल पंक्चुअलिटी का, तो भाई टाइम इतना दिया है कि पंक्चुअलिटी का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने देख भी लिया कि कल्याण पे हम कब पहुँचे थे। फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, अगर आपको सेंट्रल रेलवे पे कहीं पे भी आना है कल्याण उतर जाइए, वेस्टर्न रेलवे पे कहीं पे भी जाना है तो वसई जाइए। और अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।